जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस विजन IAS PT 365 सीरीज में, जिसमें लोग पर्यावरण कर रहे हैं। तो यह हमारा 13वां वीडियो लेक्चर होगा और उम्मीद करते हैं कि यह आखिरी वीडियो लेक्चर हो। और 13 वीडियो लेक्चर में हम लोग उम्मीद करते हैं कि यह पूरा का पूरा बुक हम लोग समाप्त कर लेंगे। तो अगर पिछले के 12 वीडियो लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो जाइए उसे देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप लोग जाइए उसे ज़रूर से ज़रूर देखिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और भी सुदृढ़ कर लें। तो वही चलते आज के हमारे टॉपिक पे। आज हमारा टॉपिक रहेगा कुछ जो कि यहाँ पे सुर्खियों में रहे स्थल, नौवां टॉपिक, प्लेसेस इन न्यूज़। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने पहले के सारे वीडियो देखे होंगे, अगर नहीं देखें तो इसके बाद उसे ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो हमें प्रोत्साहित करते रहें और हमें सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको यह हमारी पहल कैसी लगी और आप लोग और कौन सा नया वीडियो लेक्चर चाहते हैं, कौन से टॉपिक पे, क्योंकि यह समाप्त हो जाएगा तो इसके बाद कुछ नया टॉपिक स्टार्ट होगा, तो आप लोग कमेंट में वो भी बता सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो यहाँ हम आ गए हैं अपने टॉपिक पे, सुर्खियों में रहे स्थल, प्लेसेस इन न्यूज़। मगर इसे स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो आइए पहले देखते हैं, सुर्खियों में रहे स्थल भारत, प्लेसेस इन न्यूज़ इंडिया। तो पहला है उत्तराखंड। तो यांगती कुटी घाटी उत्तराखंड कई हिमनादों की वृद्धि, जलवायु परिवर्तनशीलता के साथ समन्वय प्रदर्शित करती है। फिर दूसरा स्थान गुजरात में है, बन्नी घास का मैदान गुजरात। गुजरात वन विभाग इसके 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र का पुनरुद्धार करेगा। गुजरात के कच्छ जिला में यह एशिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन घास का मैदान है। फिर दूसरा स्थान भी गुजरात में ही है, मोरबी गुजरात। मच्छू नदी पर निर्मित केबल पुल टूट गया था। जो केबल पुल टूटा था वो यहीं का था, गुजरात का, मोरबी गुजरात का। फिर अगला है मध्य प्रदेश का, देख लेते हैं। तो केन बेतवा लिंक परियोजना KBPL, यह केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की दूसरी बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। यह नदियों को आपस में जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत पहली परियोजना है। फिर अगला न्यूज़ में रहा जगह, तमिलनाडु, पम्बन पुल, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज। इसे रेलवे विकास निगम लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। फिर अगला देखिए, अंडमान निकोबार में भी हमारे कई जगह चर्चा में रहे हैं। तो ग्रेट निकोबार, अंडमान और निकोबार, MOEFCC ने विकास परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी प्रदान की है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट यहीं स्थित है। ठीक है। फिर अगला है बैरन द्वीप, अंडमान और निकोबार पे ही यह है। तो प्रस्फुटन के संकेतकों की जांच के लिए इसका बारीकी से निरीक्षण किया गया है। यह दक्षिण एशिया में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर अगला न्यूज़ है मेघालय में, मेघालय का मौसिनराम और चेरापूंजी मेघालय जून माह में पूरे देश के औसत से ज़्यादा वर्षा एक दिन में हुई। ठीक है, मौसिनराम और चेरापूंजी में। तो इसी के साथ या भारत में जो सुर्खियों में रहे स्थल वो समाप्त हुआ। अगला देखते हैं, सुर्खियों में रहे नदी। भारत में कौन कौन सी नदी सुर्खियों में रही? तो पहला नदी है चिनाब नदी। तो पाकिस्तान ने रतले और कवार जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण पर आपत्ति जताई है, जम्मू कश्मीर में यह है। अगला साबरमती नदी, जो कि गुजरात और राजस्थान में बहती है। प्रधानमंत्री ने इस पर निर्मित अटल पुल का उद्घाटन किया। प्रमुख सहायक नदी कौन से? तो सेई है, वाकल है, हरनाव है, हाथमती है और स्वात्रक है। फिर अगला है नर्मदा नदी। प्रधानमंत्री ने सरदार सरोवर बांध से जल लेने के लिए भुज मांडवी नर्मदा शाखा नहर का उद्घाटन किया। यह पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। प्रमुख सहायक नदियाँ बुढ़नेर, बंजार, दुधी, कुंडी, हिरन, कोलार, उरी, हथनी आदि है। फिर अगला नदी है बेती नदी और वर्धा नदी। दो नदी हैं यहाँ पे, वेती नदी और वर्धा नदी। तो कर्नाटक के पर्यावरणीय समूह ने बेती और वर्धा नदी को जोड़ने की परियोजना का आलोचना किया है। कर्नाटक के पर्यावरणीय समूह ने बेतती नदी और वर्धा नदी को जोड़ने की परियोजना का आलोचना किया है। फिर अगला नदी प्राणहिता नदी, जो कि तेलंगाना में है। तो इस नदी तट का प्राणहिता पुष्करुल
पुष्करालु उत्सव का आयोजन किया गया। यह गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। प्राणहिता नदी गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी, यह ध्यान रखिएगा। अगला नदी है स्कापिका नदी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अगले 6 महीनों में इस नदी का पुनरुद्धार करने का निर्देश दिया है। यह नदी महानदी की वितरका या शाखा है। तो यह नदी महानदी की वितरकिया या शाखा है। फिर अगला नदी है कुशियारा नदी, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। तो कैबिनेट ने बांग्लादेश के साथ इसके जल निकास पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। यह बराक नदी की शाखा है। अगला नदी है कामेंग नदी। विद्युत मंत्रालय ने 600 मेगावाट क्षमता का कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन बना लिया है। यह ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। तो नदी भी हमारा यहाँ पे हो गया। आगे देखते हैं भौगोलिक विशेषताएं, जियोग्राफिकल फीचर्स। तो यहाँ पे देखिए वर्ल्ड मैप दिया हुआ है, यहाँ पे एक एक करके हम सारी जगह को देख लेंगे कौन सा क्या है। तो यहाँ से देखते हैं मोना लुआ हवाई, फिर ग्रेट लेक नॉर्थ अमेरिका, फिर पतंगल वाटरलैंड, फिर यहाँ पे आयरलैंड में रेकजाविक कैपिटल ऑफ आयरलैंड, फिर यहाँ अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे लेक सावा और हॉर्न ऑफ अफ्रीका, फिर यहाँ भारत पाकिस्तान पे लेक मंचर, फिर भारत में रिवर सेती, फिर यहाँ मंगोलिया में कोवासुल लेक नेशनल पार्क, फिर यहाँ रसिया में देखिए सिवलेच वोल्केनो, फिर यहाँ इंडोनेशिया में देखिए जावा आइलैंड, फिर उसी इंडोनेशिया में देखिए सेवलोज वोल्केनो, फिर यहाँ ऑस्ट्रेलिया में तस्मानिया में देखिए तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया, फिर यहाँ न्यूजीलैंड में देखिए वाकारी वाइट आइलैंड और टोंगा वोल्केनो। तो ये सभी प्लेसेस न्यूज़ में थी। आइए फिर देखते हैं कंट्रीज़ इन न्यूज़, कौन कौन सा कंट्री न्यूज़ में था। तो यहाँ पे देखिए इटली दिया हुआ है। तो इटली के बारे में दिया हुआ है इट्स लार्जेस्ट लेक गर्दा ड्रॉप्स टू नियर हिस्टोरिक लो एमिड एक्सट्रीम ड्राउट। तो यहाँ पे एक्सट्रीम ड्राउट आया जिसकी वजह से इसका लेवल काफ़ी नीचे चला गया। अगला है रिपब्लिक ऑफ कांगो गॉट इज फर्स्ट एवर मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया। तो कांगो को पहला प्रोटेक्टेड एरिया मिला है, मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया। अगला है फिलीपींस मैप। तो स्टॉर्म नालगेई ट्रिगर्ड फ्लैश फ्लड एंड मडस्लाइड्स। तो यहाँ पे एक स्टॉर्म आया था तूफान, जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ। अगला है ईरान। तो ईरान का कैपिटल है बगदाद। देखिए स्काई टर्न्ड ऑरेंज ड्यू टू फ्रीक्वेंट डस्ट स्टॉर्म ड्रिवन बाई शमाल नॉर्थ वेस्टर्नली विंड। तो यहाँ पे स्काई जो है आसमान जो है वह नारंगी रंग का हो गया था स्टॉर्म के कारण। तो अब अगला टॉपिक है प्रिसिस्ट अपेंडिक्स। तो पहला है COP 27 के दौरान आरंभ की गई पहले इनिशिएटिव्स लॉन्च ड्यूरिंग COP 27। तो यहाँ पहल है, आरंभ करता है और उद्देश्य एवं अन्य संबंधित तथ्य हैं। तो एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट AIM4C और AIM फॉर क्लाइमेट, यह संयुक्त अरब अमीरात और UAE आरंभ करता है। भारत इसका सदस्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य 5 वर्ष 2021 से 25 में जलवायु स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रणालियों में नवाचार के लिए निवेश को बढ़ावा देने तथा अन्य सहायता के लिए $8 बिलियन की राशि खर्च करना। अगला है पोषण और जलवायु परिवर्तन पर पहल इनिशिएटिव ऑन न्यूट्रिशन एंड क्लाइमेट चेंज ICAN। WHO और FAO संयुक्त राष्ट्र से संबंधित कुछ अन्य एजेंसियों एवं भागीदार संस्थाओं तथा मिस्र COP 27 के अध्यक्ष के रूप में। उद्देश्य क्या है? तो जलवायु परिवर्तन अनुकूल और न्यूनीकरण नीति कार्रवाई को आगे बढ़ाने में सदस्य देशों की सहायता करना। इसके अलावा यह पोषण स्तर में सुधार करती है, परिवर्तनीकी कार्रवाई शुरू करती है तथा संधारणीय खाद्य प्रणाली के माध्यम से स्वास्थ्यवर्धक आहार उपलब्ध कराती है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सूखा प्रतिरोध गठबंधन इंटरनेशनल ड्राउट रेजिलियंस अलायंस IDRA। स्पेन और सेनेगल के नेतृत्व में 30 देशों तथा 20 संस्थाओं द्वारा, भारत इसका सदस्य नहीं है। उद्देश्य क्या हो जाए? तो संसाधन जुटाकर प्रौद्योगिकी और ज्ञान को हस्तांतरित कर तथा नवाचार को बढ़ावा देकर सूखे के निरंतर खतरे का सामना रहे देश को समर्थन करना। IDRA की घोषणा पहली बार सितंबर 2022 में स्पेन के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में की थी। अगला संधारणीय परिवर्तन
के लिए खाद्य एवं कृषि पहल, फूड एंड एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव फास्ट, FAO अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के सहयोग से। उद्देश्य क्या होगा तो 2030 तक कृषि एवं खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन हेतु जलवायु वित्त से संबंधित ठोस कार्रवाइयों को लागू करना। इसके तहत खाद्य और एवं आर्थिक सुरक्षा का समर्थन करते हुए जलवायु परिवर्तन संबंधी अनुकूल तथा ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित रखने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ वित्त से देख लेते हैं रिलेटेड क्या है, आरंभकर्ता और उद्देश्य और अन्य संबंधित तथ्य। तो संधारणीय ऋण गठबंधन पहल, सस्टेनेबल डेब्ट कोलिशन इनिशिएटिव, आरंभकर्ता मिश्र है। उद्देश्य क्या हो जाएगा तो उभरते हुए बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था की कठिन राजकोषीय स्थिति तथा जलवायु कार्रवाई और विकास पर इसके नकारात्मक प्रभाव को रेखांकित करना, कर्ज के बोझ को कम करने के लिए नई महत्वपूर्ण प्रतिबंधों को अपनाने हेतु एकजुट होने के लिए गठबंधन भागीदारी को प्रेरित करना, कर्ज, जलवायु और विकास के परस्पर संबंध पर विचार विमर्श के लिए एक नया ट्रैक लॉन्च करना। अगला है ग्लोबल शील्ड अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क। तो G7 और V20 द वेलनरेबल 20 V20 जलवायु परिवर्तन के प्रति प्राणली गलत के रूप में संभेद्य अर्थव्यवस्थाओं की एक समर्पित सहयोग आधारित पहल है। इसकी स्थापना 2015 में लीमा, पेरू में हुई थी। V20 समूह में 58 सदस्य अर्थव्यवस्थाएं हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है। उद्देश्य क्या हो जाएगा तो विकासशील देशों में जलवायु जोखिम बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराना। विश्व बैंक समूह ने इस पहल का समर्थन करने के लिए ग्लोबल शील्ड फाइनेंसिंग सुविधा की घोषणा की है। अगला है इंडस्ट्री ट्रांजिशन प्रोग्राम, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड CIF। यह विकासशील देशों के उद्योग के संक्रमण हेतु विश्व का पहला बड़े पैमाने पर समर्पित वित्त कार्यक्रम है। अगला है वन एवं भूमि। तो मैनग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट MAC, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया अन्य सदस्य, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान तथा स्पेन। भारत इसका सदस्य नहीं है। उद्देश्य क्या हो जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मैनग्रोव की भूमिका और जलवायु परिवर्तन के समाधान के रूप में इसकी क्षमता के बारे में दुनिया भर में जागरूकता फैलाना। अगला है फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट लीडर्स पार्टनरशिप FCLP, यूनाइटेड किंगडम 26 देशों के वैश्विक नेताओं और EU द्वारा लॉन्च की गई है। भारत इसका सदस्य नहीं है। उद्देश्य क्या हो जाएगा तो पिछले साल ग्लासगो में आयोजित COP26 में 140 से अधिक देशों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए कार्यवाही को आगे बढ़ाना, साथ ही 2030 तक वन हानि और भूमि क्षरण को रोकने की महत्वाकांक्षा को साकार करना। इसके कार्य क्षेत्र में शामिल है क्या क्या तो कार्यवाही के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए सामाजिक वित्त और दाताओं से निधि जुटाना, देशज लोगों और स्थानीय समुदायों की पहलों का समर्थन करना, उच्च अक्षुण्णता वाले वनों हाई इंटेंसिटी फॉरेस्ट के संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करना। अगला है एनहांसिंग नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर क्लाइमेट, IUCN के सहयोग से COP27 प्रेसिडेंसी द्वारा। यह प्रकृति आधारित संसाधनों NBS द्वारा कार्यरत पक्षकारों और गैस राज्य आरंभिक अभिकर्ताओं के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगा। इसका उद्देश्य सहयोग को बढ़ावा देना और गतिविधियों में वैश्विक समन्वय लाना है। ENCAT साझेदारी बहुपक्षीय रूप से स्थापित निम्नलिखित वैश्विक लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ाने में सहायता करेगी और एक त्वरक के रूप में कार्य करेगी, जैसे पुनर्स्थापन रिस्टोरेशन पर संयुक्त राष्ट्र दशक CBT ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के तहत प्रस्तावित 30x30 लक्ष्य, UNCCD के तहत G20 ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन लैंड डिग्रेडेशन। अगला है स्वास्थ्य और पोषण। तो अलायंस फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ ATEC, यूनाइटेड किंगडम और मिस्र द्वारा सह आयोजित। उद्देश्य क्या है तो जलवायु की दृष्टि में से लचीली और सतत स्वास्थ्य प्रणाली स्थापित करने के लिए COP26 में निर्धारित महत्वाकांक्षों को साकार करना। यह पहल इस एजेंडे को तीव्र और
मानकों के अनुरूप आगे बढ़ाने के लिए WHO के सदस्य देश और अन्य हितधारकों की सामूहिक शक्ति का उपयोग करेगी। साथ ही यह संबंधित राष्ट्रीय, क्षेत्र और वैश्विक योजनाओं में जलवायु परिवर्तन तथा स्वास्थ्य संबद्धता के एकीकरण को बढ़ावा देगी। अगला है अफ्रीकी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए की गई पहलें। तो अफ्रीका जस्ट एंड एफोर्डेबल एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव AJAETI मिस्र के नेतृत्व वाला COP27 प्रेसिडेंसी। लक्ष्य क्या है? तो अफ्रीका के आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करते हुए सभी अफ्रीकियों को स्वस्थ ऊर्जा तक पहुंच प्रदान करना, अफ्रीका में आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने में सहायता करना, साथ ही संपूर्ण महाद्वीप में एक आधुनिक, लचीली और टिकाऊ ऊर्जा प्रणाली विकसित करना। इस पहल में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA और अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी IRENA शामिल होगी। अगला है डिसेंट लाइफ फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट अफ्रीकन नेशनल। अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट के राष्ट्रपति। उद्देश्य क्या है? तो 2030 तक महाद्वीप के सबसे सुभेद्य और सबसे गरीब गांवों तक ग्रामीण क्षेत्र में से 30% में जलवायु संवेदनशील तरीके से जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। अगला है अफ्रीकन वुमेन क्लाइमेट एडॉप्टिव प्रायोरिटीज या COP27 प्रेसिडेंसी। उद्देश्य हो जाएगा तो जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन वाले भविष्य के लिए महिलाओं को जलवायु परिवर्तन से निपटने संबंधी कार्यवाहियों में तेजी से शामिल करना। अगला पहल है अफ्रीकी कार्बन बाजार पहल, अफ्रीकन कार्बन मार्केट इनिशिएटिव ACMI। इस पहल का उद्घाटन COP27 में ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपुल एंड प्लैनेट GEAPP, सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल C4ALL और अफ्रीका के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग के सहयोग से किया गया। उद्देश्य किया जाए तो अफ्रीका में कार्बन क्रेडिट सृजन की वृद्धि का समर्थन करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना। अगला है फ्रेंड्स ऑफ ग्रीनिंग नेशन इन्वेस्टमेंट प्लान्स इन अफ्रीका एंड डेवलपिंग कंट्री इनिशिएटिव। यह पहल मिस्र के योजना और आर्थिक विकास मंत्रालय ने शुरू की है तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा समर्थित है। उद्देश्य क्या जाता है? आर्थिक नीतियों की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने की प्रक्रिया को इस तरह से आकार देना कि वे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को समायोजित कर सके। अगला है 2050 तक वैश्विक अपशिष्ट पहल 50 ग्लोबल वेस्ट इनिशिएटिव 50 बाई 2050। तो इससे 180 से अधिक देशों से स्वैच्छिक संलग्नता का लाभ प्राप्त होगा। उद्देश्य क्या है? तो 2050 तक अफ्रीका के उत्पादित ठोस अपशिष्ट के कम से कम 50% का उपचार और पुनर्चक्रण करना। यह पहल अपनी तरह की पहली वैश्विक गठबंधन है। यह अपशिष्ट प्रबंधन में शामिल सभी हितधारकों के लिए एक सहयोगी मंच का प्रस्ताव करती है ताकि सभी प्रकार के ठोस अपशिष्ट की समस्या का समग्र रूप से समाधान किया जा सके। साथ ही अफ्रीका महाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य में योगदान किया जा सके। अगला है गतिशीलता और शहरी परिवर्तन के लिए शुरू की गई पहलें। तो इसमें पहला है शहरी संधारणीयता के लिए कार्बन न्यूट्रल परिवहन, लो कार्बन ट्रांसपोर्ट फॉर अर्बन सस्टेनेबिलिटी लोटस पहल। तो SLO, CAT और BCG वेस्टर्न काउंसिलिंग ग्रुप ने शुरू की है तथा संयुक्त राष्ट्र परिवर्तन कार्यक्रम के सहयोग से विकसित हुई है। उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो शहरी गतिशीलता परिदृश्य को बेहतर बनाने और उसके विकार्बनीकरण के लिए प्रणालीगत परिवर्तन को सक्रिय करना। अगला है एक्सेलरेटिंग टू ज़ीरो A to Z कोएलिशन, यूनाइटेड किंगडम हाई लेवल चैंपियंस, स्वच्छ परिवहन पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद, जलवायु समूह और ड्राइव इलेक्ट्रिक अभियान। उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो शून्य उत्सर्जन करने वाले वाहनों को विश्व स्तर पर अपनाने हेतु किए जा रहे प्रयासों को बढ़ावा देना और समर्थन करना। यह दुनिया का सबसे बड़ा परिवहन गठबंधन है। इसमें 200 से अधिक संगठन शामिल हैं जिनमें सरकार, उद्योग और नागरिक समाज भी शामिल हैं। यह COP26 में तैयार शून्य उत्सर्जन वाहन घोषणा पत्र ज़ेब घोषणा पत्र का आधार निर्मित करता है। यह 2035 और 2040 के शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को स्थापित करने वाला समझौता है। अगला है कलेक्टिव फॉर
क्लीन ट्रांसपोर्ट फाइनेंस या हाई लेवल चैंपियंस और स्मार्टफोन सेंटर विश्व बैंक WBCDS तथा नंद एंड जीत खेमका फाउंडेशन के बीच एक राजनीतिक सहयोग है। उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो शून्य उत्सर्जन परिवहन में निवेश के जोखिम प्रोफाइल को बदलने के लिए साधन निर्मित करना। अगला है जीरो एमिशन व्हीकल इंजीनियर मार्केट कैंपेन जेब EMC संयुक्त राज्य अमेरिका। उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो यह एक वार्षिक अभियान है जो उभरते बाजारों में शून्य उत्सर्जन करने वाले यात्री वाहनों के उपयोग में तेजी लाने का प्रयास करता है। अगला है सस्टेनेबल अर्बन रेजिलियंस फॉर द नेक्स्ट जनरेशन SURGE। यह पहल संयुक्त राष्ट्र परिवार के सहयोग से COP27 की अध्यक्षता द्वारा ICLEI की सुविधा के साथ शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या होगा, तो शहरी उत्सर्जन में कमी को सीमित करने वाले कुछ बाधाओं का प्रभावी ढंग से समाधान करना, जलवायु परिवर्तन के प्रति शहरी प्रणालियों की अनुकूलित करना और शहरी प्रणाली के लचीलेपन का निर्माण करना। यह इमारतों और आवास, शहरी जल, शहरी गतिशीलता, शहरी अपशिष्ट और उपभोग तथा शहरी ऊर्जा को ट्रैक करेगा। अगला है विद द हीट नेचर फॉर कूल सिटीज चैलेंज सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल सी फॉर ऑल कूल कोलिशन भी तथा RMI। विकासशील देशों के शहरों को 2030 तक अपने शहरी क्षेत्रों में प्राकृतिक आधारित समाधानों को बढ़ाने और 2025 तक ठोस प्रगति प्रदर्शित करने का संकल्प लेकर चुनौती में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रतिभागियों को वित्त पोषण, तकनीकी सहायता, साझेदारी और आवास और संचार सहायता के माध्यम से समर्थन दिया जाएगा। अगला है जलवायु शमन और अनुकूल लक्ष्य संबंधी पहल। इसमें पहला हो जाएगा फर्स्ट मूवर्स कोलिशन FCM सीमेंट एंड क्रेडिट कमिटमेंट। फास्ट मूवर कोलिशन FCM सदस्य है इसका भारत। देखते हैं उद्देश्य क्या है, तो फास्ट मूवर ने 2030 तक कम से कम 10% सीमेंट और कंक्रीट की खरीद को जीरो कार्बन सीमेंट तथा कंक्रीट के रूप में खरीदने का संकल्प लिया है। FMC उन कंपनियों का गठबंधन है जो 8 जटिल क्षेत्रों में नवीन स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए प्रारंभिक बाजारों के निर्माण हेतु अपनी क्रय शक्ति का उपयोग करती है। भारत FMC गठबंधन का भागीदार है। अगला है लीड IT लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांसमिशन शिखर सम्मेलन 2022 भारत और स्वीडन द्वारा आयोजित। यह शिखर सम्मेलन लीड IT के सदस्यों द्वारा शिखर सम्मेलन के व्यक्तित्व को अपनाने के साथ संपन्न हुआ है। इसमें उद्योगों द्वारा निम्न कार्बन तकनीकों के अंकीकरण को जारी रखने की प्रतिबद्धता का पुनः जोर दिया गया है। लीड IT पहल जटिल औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के तरीकों को अपनाने पर केंद्रित है। इससे भारत और स्वीडन द्वारा सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में शुरू किया गया था। यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा समर्थित है। अगला है मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव MGI शिखर सम्मेलन 2022। तो यह सऊदी अरब के नेतृत्व में जलवायु पर एक क्षेत्रीय वार्ता है। इसका उद्देश्य मध्य पूर्वी उत्तरी अफ्रीका MENA क्षेत्र और उससे बाहर के देशों की एक साथ लाना है। उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना और वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोग करना। MGI शिखर सम्मेलन 2022 शर्म अल शेख में COP27 के साथ मिलकर आयोजित किया गया था। MGI सऊदी अरब के नेतृत्व में जलवायु पर केंद्रित क्षेत्रीय वार्ता है। इसे 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में उससे बाहर के देशों के साथ लाना। भारत इस पहल का समर्थन करने वाले देशों में से एक है। MGI के लक्ष्य क्षेत्रीय हाइड्रोकार्बन उत्पादन से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को 60% से अधिक तक कम करना, मध्य पूर्व क्षेत्र में 50 बिलियन वृक्ष लगाना और निम्नीकृत हो चुके 200 मिलियन हेक्टेयर भूमि के बराबर क्षेत्र का पुनरुद्धार करना। अगला है मीथेन अल्ट्रा एंड रिस्पॉन्स सिस्टम मार्स संयुक्त राष्ट्र परिवर्तन कार्यक्रम UNEP पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला IMEO मार्स
के लिए प्रारंभिक वित्तीय सहायता यूरोपीय यूनियन, अमेरिकी सरकार, ग्लोबल मीथेन हब और बेजोस अर्थ फंड द्वारा प्रदान की जाती है। उद्देश्य क्या होगा? तो यह प्रणाली प्रमुख मीथेन उत्सर्जन स्रोतों का पता लगाने और पारदर्शी तरीके से उन पर कार्य करने के लिए वैश्विक प्रयासों को तीव्र करेगी। इस प्रकार यह वैश्विक मीथेन प्रतिबद्धता के क्रियान्वयन में भी तेजी लाएगी। यह एक नई उपग्रह आधारित प्रणाली है। यह प्रणाली तेजी से शमन कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए बड़े मीथेन स्रोतों के बारे में सरकारों, कंपनियों और ऑपरेटर्स को सतर्क करेगी। अगला है क्लाइमेट ट्रेस कोलिशन। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति अल गोर के नेतृत्व में। उद्देश्य क्या है? तो अभूतपूर्व विस्तार और गति के साथ ग्रीनहाउस गैस GHG उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए ग्लोबल टेक समुदाय को लामबंद करके सार्थक जलवायु कार्रवाई को तेज और आसान बनाना, साथ ही इस डेटा को जनता को स्वतंत्र रूप से प्रदान करना। यह एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है। यह सैटेलाइट इमेजिंग और रिमोट सेंसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कलेक्टिव डेटा साइंस के अन्य रूपों का उपयोग करता है। अगला है एक्शन ऑफ वाटर एडप्शन एंड रेजिलियंस अवेयर। यह पहल को COP27 प्रेसिडेंसी द्वारा विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की साझेदारी से शुरू किया गया। यह अफ्रीकी संघ सहित कई अन्य हितधारकों के मध्य एक सहयोग है। यह जलवायु परिवर्तन अनुकूल के हिस्से के रूप में जल सुरक्षा का समाधान करेगी। यह पहल निम्नलिखित 3 प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करेगी: दुनिया भर में जल की हानि को कम करना और जल आपूर्ति में सुधार करना, पारस्परिक रूप से सहमत सहकारी जल अनुकूल कार्रवाई को बढ़ावा देना तथा जल और जलवायु संबंधी कार्रवाई के बीच सहयोग एवं अंतर्संबंधों को प्रोत्साहित करना। अगला है इंश्योरेंस एडप्शन एक्सीलेंस कैंपेन। इसे रेस टू रेजिलियंस अभियान के एक भाग के रूप में शुरू किया गया है। रेस टू रेजिलियंस जलवायु लचीलापन के लिए वैश्विक महत्वाकांक्षा में एक स्टेप चेंज को प्रेरित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र समर्थन वैश्विक अभियान है। उद्देश्य क्या होगा? तो 2023 में COP28 तथा 3000 बीमा कंपनियां बाजार का 50% को एकजुट करना। इसका उद्देश्य निम्नलिखित के द्वारा उद्योग की क्षमता को बढ़ाना, सार्थक जलवायु जोखिम न्यूनीकरण प्रयासों को बेहतर करना और संयुक्त रूप से नवीन सार्वजनिक निजी भागीदारी को आगे बढ़ाना। यह जलवायु परिवर्तन के भौतिक विनाश में संवेदनशील आबादी की रक्षा में साझा मिशन को दर्शाता है। अगला है शर्म अल शेख अनुकूल एजेंडा। COP27 प्रेसिडेंसी ने UN क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैंपियन और माराकेच साझेदारी में इसे लॉन्च किया। यह रेस टू रेजिलियंस अभियान के 131 देशों में फैले 2000 से अधिक संगठनों द्वारा समर्थित है। उद्देश्य क्या होगा? तो यह 2030 तक सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील सदस्यों में रहने वाले लोगों के लिए लचीलापन बढ़ाने हेतु 30 अनुकूल परिणामों की रूपरेखा तैयार करता है। इसके परिणामों में खाद्य सुरक्षा और कृषि, जल और प्रकृति, महासागरीय और तटीय बुनियादी ढांचा प्रणाली आदि से संबंधित 2030 के अत्यावश्यक वैश्विक लक्ष्य शामिल हैं। अगला है जलवायु उपयोग के लिए योजना, प्लानिंग फॉर द क्लाइमेट कमीशन। यह योजना ग्रीन हाइड्रोजन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, ग्लोबल सोलर काउंसिल और लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज काउंसिल की एक संयुक्त पहल है। उद्देश्य क्या होगा? तो एक नई वैश्विक पहल है जो आवश्यक नवीकरणीय ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन की बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के लिए योजना निर्माण तथा अनुमोदन में तेजी लाने पर केंद्रित है। इसके द्वारा जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा के समाधान हेतु प्रयास किए जाएंगे। अगला है ग्लोबल रिन्यूएबल अलायंस या इंटरनेशनल जियोथर्मल एसोसिएशन, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज काउंसिल, ग्रीन हाइड्रोजन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन और ग्लोबल सोलर काउंसिल की संयुक्त पहल है। उद्देश्य क्या होगा? तो अक्षय ऊर्जा के सतत विकास और आर्थिक वृद्धि के एक स्तंभ के रूप में स्थापित करना।
यह त्वरित एनर्जी ट्रांसमिशन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी प्रौद्योगिकियों की पहली बार एक साथ लाता है। अगला है अन्य पहले। तो इसमें पहला हो जाएगा कार्य योजना 2023 से 2027 सभी कार्य योजना के लिए पूर्व चेतावनियाँ। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO यह कार्य योजना सार्वभौमिक आपदा जोखिम संबंधी ज्ञान में वृद्धि के लिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करती है। इस कार्य योजना में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क के आधार पर आवश्यक प्राथमिकताएं कार्रवाइयों की रूपरेखा भी दी गई है। इस कार्य योजना में 2023 से 2027 के बीच 4 मल्टी हैज़ार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम MHEWS स्तंभों के लिए $3.1 बिलियन के लक्षित निवेश की मांग की गई है। वित्त पोषण में आपदा जोखिम ज्ञान विश्लेषण व पूर्वानुमान तैयारी और प्रतिक्रिया देने की क्षमता और प्रारंभिक चेतावनियों का संचार शामिल होगा। इसमें विकासशील देशों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जहां प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में व्यापक कमियां विद्यमान हैं। अगला है सतत शांति के लिए जलवायु प्रतिक्रियाएं, क्लाइमेट रिस्पॉन्सेस फॉर सस्टेनिंग पीस CRSP। सतत शांति एवं विकास के लिए आश्वस्त फोरम के सचिवालय के रूप में कायरो इंटरनेशनल सेंटर फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स रेजोल्यूशन पीस कीपिंग एंड पीस बिल्डिंग CCCPA उद्देश्य क्या होता है? यह सुनिश्चित करना कि एकीकृत जलवायु प्रतिक्रियाएं राष्ट्रीय स्वामित्व और संदर्भ विशिष्टता के अनुरूप सतत शांति एवं विकास में योगदान दें। अगला टॉपिक है भारत में घोषित जैव विविधता विरासत स्थल डिक्लेयर्ड बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट इन इंडिया। तो परिशिष्ट में जो भारत में घोषित जैव विविधता विरासत स्थल, तो उत्तरी क्षेत्र में देखते हैं कौन सा, तो हिमाचल प्रदेश में है। वर्ष पाइन वन क्षेत्र, नैनगहर, अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित घास का मैदान, हुडन भाटोरी, सुरल भाटोरी मोनेस्ट्री में स्थित पवित्र उपवन है। फिर उत्तर प्रदेश में हो जाएगा घड़ियाल पुनर्वास केंद्र। पश्चिम और मध्य क्षेत्र में देखते हैं तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा अमरकंटक या विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलियों को जोड़ने वाली मैकाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। फिर नारो हिल्स और फिर पातालकोट। महाराष्ट्र में हो जाएगा ग्लोरी ऑफ अल्लापल्ली, बोम्बार्ड मिस्ट्रिका स्वैम्प, गणेशखिंड गार्डन, लंगोर खोरी और सिस्तूरा हिरण्यकोशी। फिर इसी तरह से पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र, इसमें देख लेते हैं पहला मेघालय खोलोकुरसाइम कामलेंग। असम में हो जाएगा मांजुली, हाजोंग कछुआ झील, बोरजुल्ली वाइल्ड राइस साइट। फिर मणिपुर में हो जाएगा डैलोंग गांव। उड़ीसा में देख लेते हैं तो मंदारू महेंद्रगिरी पहाड़ी जैव विविधता विरासत स्थल। त्रिपुरा में देख लेते हैं सिलाचरी गुफाएं, वेटलिंग शिव और उससे निकटवर्ती क्षेत्र, उन्नाकोटी, बारामूरा जलप्रपात, धोबरी या चुम्बामुरा। फिर पश्चिम बंगाल में देख लेते हैं कई सारे हैं। दार्जिलिंग वन प्रभाव के अधीन गोंडलू जैव विविधता विरासत स्थल, औद्योगिक पादप संरक्षण क्षेत्र। दार्जिलिंग वन प्रभाव के अधीन क्षेत्र जैसे जैव विविधता विरासत स्थल, औद्योगिक पादप संरक्षण क्षेत्र। अगला है बानेश्वर शिव दिग्घी। यह साइट्स के प्रशिष्टि 1 के तहत सूचीबद्ध ब्लैक स्पॉट शेल टर्टल लिनसोनिया नाइग्रिकस के आश्रय स्थल हैं। फिर अगला है चिल्कीगढ़ करनाल। फिर अगला क्षेत्र है दक्षिण क्षेत्र। इसमें कर्नाटक में देख लेते हैं, पहले काफ़ी सारे हैं। नल्लूर इमली उपवन या चोल राजवंश के समृद्धि चिन्ह के रूप में लोकप्रिय है। फिर अगला है होगरेकन, कुद्रेमुख और भद्र वन्यजीव अभ्यारण्य के मध्य वन्यजीव गलियारा। अगला है अंबर गुड्डा, शरावती वन्यजीव अभ्यारण्य और सोमेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य के बीच स्थित राजस्व भूमि। अगला है कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय गांधी कृषि विज्ञान केंद्र GKVB कैंपस बेंगलुरु।
तेलंगाना में अमीनपुर झील, तमिलनाडु में अरिकपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल, केरल में हो जाएगा आश्रमम IUCN की लाल सूची में क्रिटिकल एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध रियाजी सियाजिम्स ट्रावनकोरियम के दुर्लभ और एंडेंजर्ड हेरिटेज वृक्ष। फिर इसी तरह से नए रामसर स्थलों की सूची जो इस बार नए हमारे स्वतंत्रता दिवस पर जोड़े गए थे, नए रामसर स्थल, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है जो कि इस बार 2023 की लिस्ट में जोड़ा गया। तो न्यू रामसर साइट्स इन इंडिया देख लेते हैं कौन कौन सा, काफ़ी सारे रामसर साइट्स हैं। तो आइए एक एक करके सारा देख लेते हैं। ये हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जब हम इस टॉपिक पे पहुँचेंगे यहाँ पे तो हम सारे रामसर स्थल को एक साथ देख लेंगे। तो आइए हम लोग वही देखते हैं। तो पहले जम्मू कश्मीर में है शैलबग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, फिर हाइजिम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। मध्य प्रदेश में 3 हैं, यशवंत सागर, सिरपुर वेटलैंड और शाकिया सागर वेटलैंड। मिज़ोरम में 1 है, पाला वेटलैंड। उड़ीसा में 4 हैं, तमपारा लेक, हीराकुंड रिजर्वायर, अस्पुरा लेक और सतकोसिया गॉर्ज। महाराष्ट्र में 1 है, थाने क्रीक। गोवा में 1 है, नंदा लेक। कर्नाटक में 1 है, रंगानाथ्यू बर्ड सेंचुरी। तमिलनाडु में बहुत सारे 13 हैं, देख लेते सारे। सुचिंद्रम तेर्रोर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वधूर बर्ड सेंचुरी, कांजी संकुलम बर्ड सेंचुरी, चित्रागुड़ी बर्ड सेंचुरी, पिचावरम मैंग्रोव, पल्लीकरनी मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, करिकिल्ली बर्ड सेंचुरी, उद्यम मार्थंडपुरम बर्ड सेंचुरी, वेडेनाथगल बर्ड सेंचुरी, वेल्लोर बर्ड सेंचुरी, बेम्बानू बर्ड सेंचुरी, गोल्फ ऑफ मन्नार मेराइन बायोस्फीयर रिजर्व, कोंथनकुल्लम बर्ड सेंचुरी। तो यहाँ पे देख लेते हैं सारे सूची में दिया हुआ है आर्द्रभूमि के नाम और प्रमुख विशेषताएं। तमिलनाडु में करिकिली पक्षी अभयारण्य, तो यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। इसमें वर्षा आधारित सिंचाई के दो तालाब हैं, लेकिन ये बारहमासी नहीं है। इसे 1972 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। महत्वपूर्ण प्रजाति कौन है, तो ओरिएंटल डॉट स्पॉट विल्ड पेलिकन, जंगली बिल्ली, बोंटर माकक और सियार अजगर आदि। अगला है पल्लीकराई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। यह ताजे जल की कच्छ भूमि और आंशिक रूप से लवणयुक्त आर्द्रभूमि से युक्त है। यह बाढ़ प्रवण क्षेत्र चेन्नई और चेंगलपट्टू जिले के लिए जलीय अर्थात एक्वेटिक बफर के रूप में कार्य करता है। महत्वपूर्ण प्रजातियाँ हो जाएगी रसेल वाइपर सांप, ग्लॉसी आइबिस, ग्रे हेडेड लैपिंग तीतर जैसी पूँछ वाला जलकपोल आदि। तीसरा हो जाएगा पिचावरम मैंग्रोव, यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। यह भारत के सबसे बड़े मैंग्रोव परितंत्र में एक है। यह वेल्लोर और कोडियम नदी के ज्वार नदमुख के बीच स्थित है। यह वेलंचली लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट दलदल वन पर्यावास है। यह मुख्य रूप से सफ़ेद झींगे और टाइगर झींगे सहित व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण झींगों का महत्वपूर्ण पर्यावास है। महत्वपूर्ण प्रजातियां कौन से, तो राइफोरा अन्नामलाई मैंग्रोव की प्राकृतिक संकर प्रजाति, वाइट वेल्ड हेरॉन, स्पून विल्ड सैंडपाइपर, स्पॉटेड ग्रीनशंक, ऑलिव रिडले कछुआ आदि। अगला है कुथनकुलम पक्षी अभयारण्य, यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। इसमें सिंचाई के लिए उपयोग होने वाली एक तालाब है। यह तालाब कुछ सदियों पहले निर्मित नहरों के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। इसमें पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों द्वारा जल आपूर्ति की जाती है। यह प्रवासी पक्षियों के सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में स्थित एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट वर्ल्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया है। महत्वपूर्ण प्रजाति हो जाएगा इंडियन पोंड हेरॉन, यूरेशियन विजन स्पॉट विल्ड पेलिकन, ओरिएंटल डॉटर, नॉर्दर्न पिनलेट आदि। पांचवा हो जाएगा मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व,
यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि है या दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। इसे मरीन नेशनल पार्क (IBM) और यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है। माराकेयर यहाँ की प्रमुख स्थलीय समुदाय है। महत्वपूर्ण प्रजाति हो जाएगा ड्यूगोंग, व्हेल शार्क, ग्रीन सी टर्टल, हॉक्सबिल टर्टल, इंडो पैसिफिक हम्पवर्ट डॉल्फिन आदि। अगला हो जाएगा बेमनूर आर्द्रभूमि परिसर। यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। यह महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBM का एक हिस्सा है। माना जाता है कि यहाँ मौजूद सिंचाई के तालाब का निर्माण पांड्य राज्य वीरनारायण के शासनकाल में हुआ था। यह तालाब और थिराकल नहर को सिंचाई के उद्देश्य से पझियार नदी के जल से प्राप्त करने हेतु डिजाइन किया गया था। महत्वपूर्ण प्रजाति हो जाएगा कौन, तो इंडियन रिजर्व टर्न, स्पॉटेड ग्रीन शैंक गार्नी, ग्रे पेलिकन। महत्वपूर्ण पादप प्रजातियां जैसे इंडो ट्रिस्टा रमोसिमा, सिट्रोकोकम, लॉगनिप्स आदि। सातवां हो जाएगा वेल्लोर पक्षी अभयारण्य। यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। यह प्रवासी पक्षियों के सेंट्रल एशियन फ्लाईवे मध्य एशिया उड़ान मार्ग में स्थित है। महत्वपूर्ण प्रजाति कौन सा हो जाएगा, तो इंडियन रिजर्व बर्न टर्न, ओरिएंटल डॉट, पेंटेड स्टार्क। पादपों की प्रजातियां जैसे कैरेसिका, पेटेडा, ट्रेफोसिया, पुनपुलिया, कैमिलिना तिरंगा आदि। आठवां हो जाएगा वेदांतल पक्षी अभयारण्य। यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। वेदांतल गांव में सिंचाई हेतु उपयोग होने वाला एक छोटा तालाब है। यह चट्टानी मैदानों पर अवघर्षित हो चुके कम ऊंचाई वाले टीलों से घिरा हुआ है। यह स्थल एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBM है। यह भारत के सबसे पुराने पक्षी संरक्षण क्षेत्र में से एक है। महत्वपूर्ण प्रजाति हो जाएगा व्हाइट हेडेड आइबिस, यूरेशियन स्वैम्पबिल, ब्लैक क्राउन, नाइट हेरॉन, पेटेड स्टॉक आदि। अगला है उद्यम मार्तंडपुरम पक्षी अभयारण्य। यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। इसमें सिंचाई हेतु उपयोग होने वाले तालाब हैं जो मानव निर्मित हैं। ये तालाब नहरों के एक प्राचीन नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। मेट्टूर बांध से निकली कोरैयार नहर के माध्यम से इसमें जल की आपूर्ति होती है। इस भूक्षेत्र के दक्षिणी भाग में आंशिक रूप से कैरोयार नदी बहती है। महत्वपूर्ण प्रजाति कौन सा हो जाएगा, तो ओरिएंटल डॉट, ब्लैक हेडेड आइबिस, यूरेशियन विजन, नॉर्थर्ड पिंटेल आदि। 10वां हो जाएगा चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य। यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। यह अर्धचंद्राकार प्रकार की एक अभयारण्य है जो सामुदायिक तालाब के तटबंध के भीतर स्थित है। यह 1989 से एक संरक्षित क्षेत्र है और इसे पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। यह तमिलनाडु वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। महत्वपूर्ण प्रजाति हो जाएगा कौन कौन सा, तो स्पॉट बिल्ड पेलिकन, लिटिल एग्रेट, ग्रे हेरनॉट, लार्ज एग्रेट, ओपन बिल्ड स्टॉक, पर्पल हेरॉन और पॉन्ड हेरॉन आदि। 11 हो जाएगा सुचिंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि परिसर। यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। यह सुचिंद्रम थेरूर मानव कुंडी कंजर्वेशन रिजर्व का हिस्सा है। इसमें एक मानव निर्मित बारहमासी अर्धस्थलीय तालाब है। इसके एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया है। यह प्रवासी पक्षियों के मध्य एशियाई उड़ान मार्ग के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। महत्वपूर्ण प्रजाति हो जाएगा इंडियन कोमेरेटिंग, स्पॉटबिल डॉक आदि। 12वां हो जाएगा वादवुर पक्षी अभयारण्य। यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। यह तंजावुर से 25 किलोमीटर दूर एक विशाल मानव निर्मित वादवुर झील में स्थित है। इसका निर्माण सिंचाई के उद्देश्य से किया गया है। महत्वपूर्ण प्रजाति हो जाएगा इंडियन पॉन्ड हेरॉन, यूरेशियन विजन, उत्तरी पेनिटेल, ग्रेगेरी आदि। 13वां हो जाएगा कंजीर कुल्लम पक्षी अभयारण्य। यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। 1989 में इसे एक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBM भी है। महत्वपूर्ण प्रजाति हो जाएगा बबूल के वृक्ष, पेंटेड स्टॉर्क, वाइट
आइविस, ब्लैक आइविस, लिटिल ईग्रेट, ग्रेट ईगल, वन के पक्षी जैसे बी स्टर्ड, बुलबुल, कोयल, मैना और बारबेट्स आदि। अब मध्य प्रदेश के अभयारण्य देख लेते हैं। तो सागर समुद्र आर्द्रभूमि, साक्य सागर आर्द्रभूमि, तो यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। 1918 में महाराजा सिंधिया के शासनकाल में मणियार नदी पर बांध बनाए जाने से इसका निर्माण हुआ। यह जलाशय माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इसमें ओपन वाटर और दलदल भूखंड के साथ साथ वृक्षावरण वाले तथा छोटे छोटे कृषि भूखंड भी शामिल है। महत्वपूर्ण प्रजाति हो जाएगा मगर, क्रोकोडाइल आदि। फिर 15वां है सिरपुर आर्द्रभूमि। यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। इसका निर्माण इंदौर के होलकर शासकों द्वारा किया गया था। यह पिछली 2 शताब्दियों में मौजूद है और लगभग प्राकृतिक विशेषताओं को बनाए हुए है। महत्वपूर्ण प्रजाति हो जाएगा कॉमन पोचार्ड, इजिप्शियन वल्चर, इंडियन रिवर टर्न आदि। 16वां हो जाएगा यशवंत सागर। यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। यह गंभीर नदी पर बने बांध से निर्मित जलाशय है। यह इंदौर क्षेत्र में स्थित 2 महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBM में से एक है। साथ ही यह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण पक्षी स्थलों में से एक है। इसका उपयोग मुख्य रूप से इंदौर शहर में जल आपूर्ति के लिए किया गया है। महत्वपूर्ण प्रजाति हो जाएगा सारस, क्रेन आदि। फिर उड़ीसा में देखिए 17वां सतकोरिया गॉर्ज। यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। इसे 1976 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। 2007 में इसे सतकोरिया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसमें 2 निकटवर्ती वन्यजीव अभयारण्य सतकोसिया गॉर्ज अभयारण्य और वैसीपल्ली अभयारण्य शामिल है। यह महानदी नदी के गॉर्ज में स्थित विस्तृत है। दक्कन प्रायद्वीपीय और पूर्वी घाट के संगम स्थल पर नदियाँ, दलदल और सदाबहार वन मौजूद हैं। महत्वपूर्ण प्रजाति हो जाएगा यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियाँ आसन, धौरा, सेसम, भारतीय कंटेदार बांस, कलकत्ता बांस आदि। यहाँ के मुख्य प्रजातियाँ हो जाएगा कौन कौन सा, तो रेड क्राउड रूफ टर्टल, इंडियन नेरो हेडेड सॉफ्टशेल टर्टल, बाघ, ब्लैक बेडेड टर्टल आदि। 18वां हो जाएगा अंशुप झील। यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। यह महानदी की एक गोखुर झील है। साथ ही यह उड़ीसा की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील है। महत्वपूर्ण प्रजाति हो जाएगा रिनचोपस एलिकोलिस, स्टर्ना एक्यूटिकॉड़ा, स्टर्न ओरेंटिया, क्लारिस समागर, साइप्रिनस कार्पियो, वाल्गो एटू आदि। 19वां हो जाएगा हीराकुंड जलाशय। यह मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। यह उड़ीसा में महानदी पर 1957 में बनकर तैयार हुआ सबसे लंबा अर्थफिल बांध है। यह जलाशय सालाना 880 मीट्रिक टन मछली, लगभग 300 मेगावाट विद्युत और 4,36,000 हेक्टेयर कमान क्षेत्र की सिंचाई का स्रोत है। महत्वपूर्ण प्रजाति हो जाएगा कॉमन कुट, लेंसर, विल्सिंग डॉक, ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीव, रेड हेडेड पोचाड़ आदि। 20वां हो जाएगा तम्पारा झील। यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। यह गंजाम जिले में स्थित उड़ीसा की सबसे प्रमुख ताजे पानी की झील में से एक है। यहाँ का अवतल बेसिन आसपास के जलग्रह क्षेत्र से बहकर आया वर्षा के जल से धीरे धीरे भर गया और इसे अंग्रेजों द्वारा टैंप कहा जाने लगा। बाद में स्थानीय लोग इसे तम्पारा झील कहने लगे। महत्वपूर्ण प्रजाति हो जाएगा साइप्रिन्स कॉम्पियो, कॉमन पोचाड़, रिवर टर्न आदि। जम्मू कश्मीर में हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व। यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। यह झेलम नदी बेसिन में स्थित है। इसे महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBM के रूप में मान्यता प्राप्त है। अत्यधिक गाद जमा होने के कारण हाइगम आर्द्रभूमि ने अपनी आर्द्रभूमि संबंधी विशेषताओं को काफ़ी हद तक खो दिया है और कई जगहों पर यह एक स्थलीय भूभाग में बदल गई है। महत्वपूर्ण प्रजाति कौन कौन जाएगा, तो रेड क्रेस्टेड पोचार्ड्स, वाइट आई पोचार्ड्स, कॉमन टील क्रूट्स, ग्रे लेज आदि। 22वां हो जाएगा शंबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर जिले में स्थित है। इस क्षेत्र में फाग्माइट्स, कम्युनिस और टाइफा अंगुस्ताता
व्यापक प्राकृतिक पर्यावास प्रदान करते हैं। साथ ही इस क्षेत्र के खुले जल का पर निम्फिया कैंडिला और एनस्टेलाइट प्रचुर मात्रा में वृद्धि करती है। महत्वपूर्ण प्रजाति हो जाएगा राजहंस, वारग्रिज, वाइट हेड डक, सॉफ्टशोर रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, वाइट आइड पोचार्ड, कॉमन टेल, पिनटेल, मैलेड आदि। फिर महाराष्ट्र का देख लेते हैं 23 नंबर ठाणे क्रीक। यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। इसे ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया गया है। यह प्रवासी पक्षियों के मध्य एशियाई उड़ान मार्ग में महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBM के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस क्रीक में ताजे जल की आपूर्ति का कई स्रोत है, जिसमें उल्हास नदी सबसे बड़ी है। महत्वपूर्ण प्रजातियाँ लगभग 20% मैंग्रोव प्रजातियाँ, फ्लेमिंगो आदि। 24 नंबर जो कि कर्नाटक में रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य। यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। यह कावेरी नदी का एक भाग है। इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र IBM के रूप में वर्गीकृत किया गया है। महत्वपूर्ण प्रजातियाँ मगर, क्रोकोडाइल, स्मूथ कोटेड ऊदबिलाव, हैम्पबैक, महाशिविर, चित्तीदार सारस, स्पॉट विल्ड पेलिकन और ब्लैक हेडेड आइविस आदि। फिर 25वां नंबर है मिजोरम पाला आर्द्रभूमि। यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। यह मिजोरम की सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। इसे स्थानीय मारा जनजाति के लोग श्रद्धा के नज़रिए से देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रजातियाँ सांबर हिरन, जंगली सुअर, वार्किंग हिरन, ह्यूकॉक गिबॉन, पर्णभ बंदर, स्लो लॉरिस, एलोगेटेड टर्टल, एशियन ब्राउन टर्टल, ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल आदि। 26वां नंबर गोवा नंदा झील। यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। इसमें ताजे जल का मौसमी बदलाव भी शामिल है। यह दलदल जुआरी नदी के एक प्रमुख सहायक नदी के किनारे स्थित है। महत्वपूर्ण प्रजातियाँ ब्लैक हेडेड आइबिस, वॉट ट्रेड सॉल्व और कॉमन किंगफिशर आदि। तो इसी के साथ यह पूरा बुक यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह पूरा बुक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको यह पहला हमारी कैसी लगी, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम और अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकें। तो उम्मीद है कि आपने यह पूरा का पूरा सीरीज़ हमारा देखा होगा, जो कि 13 वीडियो लेक्चर का था, और आपने इससे बहुत कुछ प्राप्त किया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें लोग कोई नई सीरीज़ की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।